नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिरवा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। मैं सत्यम एक बार फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आपको पीछे क्लासेस हो चुकी हैं। आज जो हमारा वीडियो होगा वो स्पेशली एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए है और इसमें आपने पढ़ रखा होगा न्यूटन के नियम, जो कि मोस्ट रिपीटेड रहते हैं। न्यूटन के नियम बार बार पूछे जाने वाले हैं, अगेन 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 तीनों नियम को बार बार से पूछता रहता है और इनके हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो आज हम न्यूटन के तीनों नियम समझेंगे और उनके दैनिक जीवन में कहाँ पर किस नियम का कैसे उपयोग होता है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं न्यूटन के नियम। अच्छा, न्यूटन के नियम को समझने से पहले एक चीज हम देख रहे थे। जो न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे, ज्यादातर जो इनके नियम थे वो किसी न किसी दूसरे के जो पहले नियम बताए गए उन्हीं को करेक्शन के साथ में न्यूटन ने आकर के रिप्रेजेंट किया। जैसे आप देखते हैं, पहले एक हेडिंग आपको बताते हैं, जड़त्व। सुना होगा आपने जड़त्व। तो देखें जड़त्व क्या होता है। वैसे जड़त्व की परिभाषा होती है कि जड़त्व द्रव्यमान की माप होती है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जड़त्व क्या होता है तो किसी भी वस्तु की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को जड़त्व कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जो अपनी जिस भी अवस्था में है, अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन किया जाता है तो अवस्था परिवर्तन का जो विरोध किया जाएगा, जिस प्रॉपर्टीज के कारण उस अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है, उस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको पता है, नॉर्मली जैसे कोई भी वस्तु रखी है या कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको यदि हम धक्का देना चाहें तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। इस प्रकार से मतलब किसी भी वस्तु की जो अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। और जो जड़त्व हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं जड़त्व 3 प्रकार के, शायद आपने देखा हो पहले, पर आज हम आपको बताते हैं। जड़त्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा विराम का जड़त्व, इसका विराम का जड़त्व। दूसरा एक हमारा होता है गति का जड़त्व, और जो तीसरा है हमारा वो होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। ठीक, तो जड़त्व पहले हमने समझ लिया। अवस्था परिवर्तन को जड़त्व कहते हैं, अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। अब देख लेते हैं जड़त्व कितने प्रकार के होता है। हमने 3 प्रकार के, एक हो गया विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व और एक दिशा का जड़त्व। तो 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, विराम का जड़त्व के बारे में। तो देखिए जो इसकी हेडिंग है, इसकी हेडिंग से ही इसकी परिभाषा को हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे लिखा है विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होता है, किसी भी वस्तु की विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध को विराम का जड़त्व कहते हैं। मतलब यदि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है और उसमें परिवर्तन का वो विरोध करती है तो उस समय जो जड़त्व होता है वो हमारा विराम का जड़त्व होता है। जैसे एग्जाम्पल से बताएं, और एग्जाम्पल से आप अगर समझें तो बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी बस स्टॉप पर खड़ी हुई बस। जब बस स्टॉप पर खड़ी हुई बस, आपने देखा होगा कि जब बस को अचानक से चलाया जाता है या ड्राइवर ने जैसे ही उसको स्टार्ट करके आगे बढ़ाता है तो उसमें बैठे यात्रियों को झटका लगता है और वो पीछे की ओर जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, क्योंकि उस समय जो है जो भी वस्तुएं हैं वो जो रेस्ट में है यानी विराम अवस्था में है, और वो विरामावस्था में ही रहना चाहती हैं और बस आगे की ओर बढ़ती है तो उस विराम अवस्था का क्या होता है, विरोध, जिस वजह से हमें पीछे की ओर झटका लगता है। तो उस समय वहां पर विराम का जड़त्व कारगर होता है। तो अभी समझ में आ गया विराम का जड़त्व। विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करे उसे हम कहते हैं विराम का जड़त्व। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, तो जैसे विराम अवस्था में देखा, गति का जड़त्व क्या होगा कि किसी भी वस्तु की गतिज अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध को गति का जड़त्व कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है, उस समय अगर उसकी गति में आप गति को रोकना चाहते हैं, उसकी गति के विरोध में कुछ कार्य करते हैं, तो उस समय जो विरोध होगा, जो गति नहीं रुकना चाहती है, उस विरोध को हम कहते हैं गति का जड़त्व। जैसे इसको अगर एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल से इसको समझना, जैसे हमने बस वाला एग्जाम्पल दिया कि जब वो रोडवेज पर खड़ी है, जैसे ही चली तो यात्री को झटका कहाँ लगता है, पीछे की ओर, तो वो हो गया हमारा विराम का जड़त्व। और यही चलती हुई बस जब रोड पर अचानक कुछ देखने पर या कुछ भी सामने आ जाने पर ड्राइवर जब अचानक से ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। वो आगे की ओर झुकते हैं तो उस समय जो जड़त्व कारगर होता है वो कौन सा होता है, गति का जड़त्व। क्योंकि उस समय जो बस होती है या जो भी बॉडियां होती हैं वो सारी की सारी मूवमेंट में होती हैं, यानी वो उस समय गति में ही रहना चाहते हैं। और जब उसको गति को
विराम लाया जाता है तो उसका विरोध होता है, जिसके कारण यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये हो गया हमारा गति का जड़त्व। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, दिशा का जड़त्व। ये शायद कुछ नया रहेगा आपके लिए, पढ़ा है आपने तो अच्छी बात है, तो बताते हैं। देखो दिशा का जड़त्व क्या होता है। जैसे विराम का जड़त्व तो विराम का विरोध, गति का जड़त्व तो गति का विरोध, वैसे दिशा का जड़त्व जो होगा वो दिशा परिवर्तन का विरोध करेगा। जैसे दिशा के जड़त्व में अगर हम बात करें तो किसी भी वस्तु की दिशा में होने वाले परिवर्तन के विरोध को दिशा का जड़त्व कहते हैं। यानी अब इसको अगर एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जब तीक्ष्ण मोड़ पर आपने देखा होगा बस में बैठे यात्री बैठे, आप भी सफर किया होगा, आप बस में बैठे हो और कोई एक अचानक सी मोड़ आए जिस पर जब बस मुड़ाई जाती है तो जिस दिशा में बस मुड़ती है उसके जस्ट विपरीत दिशा में सारे यात्री उधर की ओर झुक जाते हैं। अगर बस राइट हैंड पे मुड़ी तो यात्री जाएंगे लेफ्ट हैंड की ओर, और अगर बस लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ती है तो यात्री जाते हैं राइट हैंड की ओर। तो उस समय जो जड़त्व होता है, कार्य करता है, वो कौन सा होता है, दिशा का जड़त्व, क्योंकि उस समय दिशा परिवर्तन का विरोध होता है। ठीक है, तो जड़त्व तो आप समझ गए होंगे। मेन जड़त्व क्या है, अवस्था परिवर्तन का विरोध। कितने प्रकार के होते हैं, 3, विराम, गति और दिशा। विराम का विरोध तो विराम का जड़त्व, गति का विरोध तो गति का जड़त्व, और दिशा का विरोध तो फिर दिशा का जड़त्व होगा। ठीक, अब आते हैं हम न्यूटन के नियम पर। अब आते हैं न्यूटन। तो न्यूटन ने टोटली 3 नियम दिए। जैसे देख लेते हैं न्यूटन का हम पहला नियम। और पहला नियम सभी की एकदम जबान पर रहता है। पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, अथवा यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल मतलब कि बाहर से उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो अगर वह विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और वह अगर गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में ही रहना चाहती है। और इस नियम को ही हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। ये हमारा हो गया न्यूटन का पहला नियम, और इसके जो एग्जाम्पल है, और इसीलिए इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जड़त्व भी यही कहता है कि अवस्था परिवर्तन का विरोध, और पहला नियम भी वही है। तो इसलिए इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने, याद रखना। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक, इसको 3 नामों से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या, देखो प्रथम नियम और तृतीय नियम जनरली सभी बच्चों को याद हो जाता है जल्दी से। ना याद होने वाला जो नियम है वो कौन सा है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम जल्दी से दिमाग में नहीं आता है। तो द्वितीय नियम हमारा क्या होता है, देखो द्वितीय नियम बताएं, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को, जो किसी भी वस्तु की जो संवेग परिवर्तन की दर होगी, संवेग क्या होता है, संवेग होता है p, यानी द्रव्यमान m में अगर वेग v से गुणा किया जाए तो जो राशि प्राप्त होती है उसे हम संवेग कहते हैं। द्वितीय नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर। अगर कहें संवेग परिवर्तन मतलब क्या हो गया, डेल्टा p, और इसकी क्या दर। किसी भी शब्द के साथ में अगर दर लगाया जाता है तो मतलब वो कहना चाहता है कि हमें समय से भाग देना है। तो संवेग परिवर्तन की दर मतलब संवेग में भाग किससे दे दिया जाए, समय से। तो द्वितीय नियम होता है किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल की अनुक्रमानुपाती होती है। ये होता है हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम। यानी किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल की अनुक्रमानुपाती होती है, और इसे हम न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। यहां से आपने एक फार्मूला देखा होगा, F बराबर ma, वो इसी में से निकल के आता है। जैसे आपको दिखाएं, जैसे ये आ गया F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि डेल्टा P का फार्मूला क्या होता है, mv, और बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा T। देखो डेल्टा उस राशि के आगे लगता है जिसमें परिवर्तन हो रहा हो। अब जैसे हम बात करते हैं संवेग की, मान लो कोई कार है, उसके संवेग में परिवर्तन हुआ, तो संवेग में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा कि उसके वेग में ही तो परिवर्तन होगा। अगर वह 50 किलोग्राम की कार है तो वह चाहे पहले हो और चाहे 1 घंटे बाद हम देखें वो तो 50 किलोग्राम की ही रहेगी।
तो उसके द्रव्यमान में तो परिवर्तन होना नहीं। हाँ, परिवर्तन हो सकता है किसमें? वेग में। हो सकता है पहले उसकी स्पीड कुछ और हो और कुछ समय पश्चात उसकी स्पीड कुछ और हो जाए, तो ये जो डेल्टा है वो यम के आगे तो लगेगा नहीं, तो यम हमारा आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा? डेल्टा बी, और बच्चे में क्या रहेगा? डेल्टा टी। अब हमें पता है वेग परिवर्तन की जो दर होती है, इतना, ये चीज हम जानते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये होता है ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन क्या है? डेल्टा वी बटे डेल्टा टी बराबर किसके? ए के। तो रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? एम और इनटू में ए। बस यहाँ से हमें न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है किसका? बल का फार्मूला एफ बराबर एम ए। एक जनरली सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल की संकल्पना कहाँ से की गई? तो बल की संकल्पना मिलती है पहले नियम से। बल के लिए फार्मूला कहाँ से मिला? तो बल के लिए फार्मूला मिलता है हमें द्वितीय नियम से, एफ बराबर एम ए। चलिए ठीक, देखते हैं अब हम न्यूटन का तृतीय नियम। बात कर लेते हैं तीसरे नियम की, थर्ड लॉ। न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? देखो, न्यूटन के तृतीय नियम को एक हम और नाम से जानते हैं, और इसे अगर इसका दूसरा नाम अगर आपको याद रह गया तो इसके बारे में याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये हो गया हमारा न्यूटन का तृतीय नियम। देखो, न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? न्यूटन के तृतीय नियमानुसार यदि किसी वस्तु पर हम क्रिया करते हैं, यानी यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, और इस नियम को ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे जो तैराक होता है, जो पानी में तैरता है, तैराक क्या करता है? पानी में जब तैराक तैरता है तो वो कुछ अपने हाथों से कांधों को कुछ ऐसे चलाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। तो जब हम पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तो पानी हमने क्या की? क्रिया, हमने पानी को पीछे की ओर धकेला, क्रिया हो गई। और उसके विपरीत में अब पानी क्या करेगा? प्रतिक्रिया, और पानी हमें कहां धकेलेगा? आगे की ओर, और जिस कारण हम आगे की ओर तैरते हुए चले जाते हैं। तो कहीं पर भी जहां भी आपने क्रिया की होगी तो उसके विपरीत में प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसे आपको पता है, जैसे छोटे बच्चों को पीटना हो तो आप थप्पड़ मारे तो कुछ आपके भी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे उसके ऊपर क्रिया की तो उसकी बॉडी ने भी आपके हाथ पर क्या की? प्रतिक्रिया, जिसे कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम सभी जगह लागू होगा। इसका कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो वो होता हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अच्छा, एक एग्जाम्पल से हम पूछ रहे हैं, बताना है कि उसमें न्यूटन का कौन सा नियम है। आपसे कहा गया कि एक, जैसे सर्दियों, इस समय सर्दियां चल रही हैं, तो कंबल को पकड़ें और कंबल को ऐसे हम झटक दें, तो झटकने पर उसमें से धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। तो बताएं कि इसमें कौन सा नियम होगा? न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें कौन सा नियम रहेगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सीधा सा आप समझिए, फर्स्ट लॉ है क्या? अवस्था परिवर्तन का विरोध। और उसकी वो जो उसमें धूल के कण थे वो विराम अवस्था में थे, और वो एट लास्ट तक विराम अवस्था में ही रहना चाहते थे। और हमने उनमें क्या कराई? गति। जब हमने उसको ऐसे झटका है तो उसमें हमने कौन सी दी? गति दी है, जिस कारण वो धूल के कण निकल करके बाहर आ गए। सेम प्रोसेस होती है गीले कपड़ों में। जब कपड़े सुखाते हैं, ऐसे सर्दियों में कहते हैं कपड़े को झटक के सुखाया जाए तो जल्दी सूख जाते हैं। तो झटकने पर क्या होता है? उसमें जो पानी के कण जो भर रखे हैं, वो जब आप झटकते हो तो वो पानी के कण बाहर निकल जाते हैं, और वो भी क्या होते हैं? वो विराम अवस्था में होते हैं। आपने झटका, गति दी, तो अवस्था परिवर्तन का विरोध हुआ, और जिसके विरोध में वो बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा हमारा जल्दी से सूख जाता है। तो ये वॉशिंग मशीन में जो लॉ लगाया जाता है तो उसमें न्यूटन के नियमों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जड़त्व क्या होता है, उसके बाद हमने जड़त्व के प्रकार आपको बताए। जड़त्व के प्रकार 3 प्रकार के हो गए। उसके बाद हमने बात की न्यूटन के नियमों की, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। जो द्वितीय नियम आपने समझा होगा, द्वितीय नियम ने आपको बहुत अच्छे से बताया, आप उस पर ध्यान देंगे। और द्वितीय नियम का एक उपयोग आपको बताएं, जो हमने सूत्र बताया था, F बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। हमने कहा संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यही एक रीजन होता है। आपने भी मैच खेला होगा, या आप क्रिकेट भी देखते होंगे, क्रिकेट प्रेमी सारे हैं। आपने देखा होगा जब खिलाड़ी कैच लेता है तो कैच लेने के बाद वो गेंद को ऐसे अपने हाथों को कहाँ ले जाता है? पीछे की ओर।
और अगर वो वहीं पर हाथ रखे, या आप भी खेलते होंगे, अगर आप वहीं पर गेंद को कैच ले तो गेंद हमारे हाथों में तेजी से लगती है और कैच भी छिटक सकता है। और वही गेंद पकड़ने के बाद अगर हम हाथों को पीछे की ओर ले जाएं तो गेंद हमारे हाथों में लगती भी नहीं है और गेंद हाथों में ही बनी रहती है, कैच छिटकने के चांस कम होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो लगने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होगी। तो जब आप गेंद को यहां से पकड़ के और यहां तक ले जाते हैं तो लगातार उसका वेग आप अपने हाथों से कम कर रहे हैं, उस समय उसके संवेग में परिवर्तन होता है। और अगर आपने संवेग परिवर्तन को कम कर दिया तो लगने वाला बल अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर हमने संवेग परिवर्तन का मान कम किया तो लगने वाला बाह्य बल अपने आप कम हो जाएगा, जिस कारण हमारे हाथों में चोट नहीं आएगी और गेंद भी हाथ से नहीं छिटकेगी। क्योंकि अब छिटकती क्यों है? क्योंकि मान लो समय परिवर्तन आपने कम नहीं किया तो गेंद के द्वारा हमारे हाथों पर बल लगाया गया जिससे हमारे हाथों पर चोट लगी। और अगर गेंद ने हमारे हाथों पर बल लगाया तो फिर लग जाएगा तुरंत न्यूटन का तृतीय नियम कि जितना उसने बल लगाया उतना हाथ भी गेंद पर लगा देंगे। और गेंद ने अगर हाथों ने उतने बल लगा दिया तो गेंद हाथों से छिटक जाएगी और कैच हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो उसमें दोनों ही नियम उस समय लागू हो रहे थे, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इस कारण गेंद को कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो सेशन। ऐसे छोटे छोटे क्लिप के रूप में वीडियो आते रहेंगे। और कुछ हमारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है जो नॉर्मल फिजिक्स वाले हैं, उन्होंने इसमें से एक बच्चे ने भी कहा है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर सर एक वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल बच्चे, हम ट्रांसफार्मर के ऊपर बिल्कुल वीडियो बनाएंगे और कल आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर बाकायदा, कल मेरी जो क्लास होगी उसमें हम ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं और जो नॉर्मल फिजिक्स के बच्चे हैं, आपका जो भी टॉपिक वीक है, आपको जो भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम से पहले आप कवर कराना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके आप अपने टॉपिक बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप अपना वीडियो बना दीजिए। उस पर हम जरूर अपना एक वीडियो लेकर के आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे आएंगे। जैसे उस बच्चे ने ट्रांसफार्मर पर कहा तो ट्रांसफार्मर पर वीडियो आएगा। बाकी रही क्वेरीज की बात, जो लोकल तिरवा के हमारे बच्चे हैं वो सभी के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो बाकी बच्चे हैं, अगर कोई और बाहरी बच्चा किसी टॉपिक पर वीडियो चाहता है तो वो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप SMS कर सकता है। हम उसको उस टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से अपनी तरफ से 100% देकर उसको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, या एजी का रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो। आपका अगर कोई टॉपिक वीक है, आपको केमिस्ट्री में कोई भी अभिक्रिया कुछ भी चाहिए, आप हमें कर सकते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री की फैकल्टी है, आपको बेस्ट वे में उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।